ठीक है जी। और उस 2006 के बने हुए कानून में एक प्रावधान किया गया 4% SC ST को रिजर्वेशन। 2006 का बना हुआ कानून 2016 में जब इसकी जांच की गई तो पता चला ये कुछ नहीं मिल रहा है। 4% तो छोड़ दीजिए, 1% भी SC ST के लोग जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। फिर क्या किया भारत सरकार ने, एक नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब बनाया गया जिसको SC ST हब कहा जाता है, और उसको ये जिम्मेवारी दी गई कि अब आप कोशिश करिए कि ये इनकी जो संख्या है SC ST की एटलीस्ट वो 4% तक पहुंचे। और उसके बाद ये जो गोल उनको दिया गया 4% तक आप पहुंचाने की कोशिश करिए। उन्होंने जो किया 2015-16 का उनका जब वो SC ST हब जब आया, ये संस्था जब बनी तो उसने जो पहला साल जब वो आंकड़ा निकाला तो 2015-16 में आप देख लीजिए कितना पैसा जा रहा। हम बात कर रहे हैं लाख करोड़ की, 68 लाख करोड़, और हमारे परिवारों को कितना जा रहा था, 99 करोड़ 2015-16। ठीक है, जहां एटलीस्ट हम अगर आशा रखते थे कि 34 लाख करोड़ जाना चाहिए, उसमें आपको 99 लाख करोड़, मतलब 100 का भी आंकड़ा नहीं है। कहते हैं ना, दहाई अंक के ही आसपास हम अटका हुआ है। और कौन अटका हुआ है? देश का 22% आबादी जो है उसको मात्र 100 करोड़ का ठेका भी, इस पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, उसको 100 करोड़ की भी ठेकेदारी भागीदारी नहीं मिलती। फिर इन्होंने क्या किया, एक प्रयास किया, वहां से थोड़े थोड़े कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह देनी शुरू करी, प्रचार करना शुरू किया कि भाई SC ST लोग के लिए ये कानून बना है, आप आइए। तो लास्टली जो 2022-23 में पहुंचा है, 1468 करोड़ रुपया तक ये अभी पहुंच पाया है 2015-16 से लेकर 8 साल के प्रयास के बाद। अब आप देखो, वो जो 4% मैं कह रहा था उसमें से ये 0.07% हम थे, और अब बढ़ के 0.08% तक हम पहुंचे। अब देखिए, मैंने वही बताया जो अभी तक बता रहा था कि OBC का अगर हम 50% आबादी माने तो उस 68 लाख करोड़ में 34 लाख करोड़ रुपया तो एटलीस्ट आबादी, अगर जो जातीय जनगणना की बात की जा रही, और हम लोग जानते हैं कि मोटे तौर पे अनुमानित रूप से 52% OBC की आबादी है, तो हम तब तो समृद्ध होंगे जब हमारे पास उस 68 लाख करोड़ में से 34 लाख करोड़ रुपया OBC के पास जाता। और उसी तरीके से मैंने एक चीज और भी छोड़ा है कि चलो तुमने 27% रिजर्वेशन दे दिया, 27% ही दे दो, 18.36 लाख करोड़ दे दो हमें। और SC ST का जो 22.5% है उसमें 15 लाख करोड़ रुपया उनके घर भी पहुंचना चाहिए, जो नहीं पहुंच पा रहा है। जो तो मैंने बता ही दिया 1468 करोड़ रुपया, वो भी SC ST का, OBC की तो कोई चर्चा ही नहीं है। हो सकता है कुछ लोग करते होंगे, लेकिन कोई उसका कोई संवैधानिक ढांचा खड़ा ही नहीं किया गया, तो आपको पता ही नहीं कि OBC के लोग कितने हैं। लेकिन जो स्थिति है उसमें मान लीजिए हर से कितने होंगे, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ तक पहुंचे होंगे, 1000 करोड़ तक पहुंचे होंगे। जब हम 68 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं तो उसमें 1000 करोड़ का क्या योगदान बच जाता है। नेक्स्ट सर। एक चीज और है जो हम लोग प्रपोज करना चाहते हैं, और कोई इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, हर चीज का बड़ा, अभी तक क्या है, जॉब को हम लोगों ने, नौकरियों को हमने हमेशा क्या कहा, सामाजिक न्याय। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के नाम पर सामाजिक न्याय है, लेकिन लड़ाई वो भी आर्थिक ही थी, क्योंकि हम वहां भी पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, और हम आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं जब हमें नौकरियां मिलती। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन से हमें सम्मान भी मिलता है। तो पहली चीज क्या होगी, हम वहां से कंफ्यूज और हमने आर्थिक लड़ाई छोड़ दिया। हम केवल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हमको नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, हम अमीर हो, हम रिच हो, इसकी हम बात ही करना हम लोग छोड़ दिया। तो हमने इस चीज को भी हमको क्लियर करना है कि अल्टीमेट लड़ाई जो है कि हमारे घरों में आर्थिक न्याय पहुंचना चाहिए। संपत्ति जितनी है इस देश की, उसका एक चीज और मैं यहां स्पष्ट करूं, अभी तक हम क्या लड़ रहे हैं, मैं किसी से मिला था, हम लोग इसी चीज की डिमांड के लिए गए थे, तो कहा यह गया, और बहुत अच्छी बात कही, दरअसल SC ST OBC अभी क्या कर रहा है पता है, SC ST OBC मंदिर में पूजा हो जाने के बाद जो बाहर में प्रसाद बांटा जाता है उसी के लिए लगा। वो ये सवाल ही नहीं पूछता कि भैया ये बता कि मंदिर के खजाने में कितनी संपत्ति रखी है, उसका हिस्सा दे, ये जो प्रसाद बांट रहा है ये बंद कर। तो हमारा सवाल ये होना चाहिए कि जो तुम्हारे मंदिर में जितने खजाने हैं उसमें हमारी 85% भागीदारी कैसे होगी। तो उसका ये वे आउट है, एक वे आउट है। आप ठेकेदारी में अगर एंटर करते हो तो आपके साथ ये लाभ शुरू होगा। क्यों नहीं है, आप एक चीज को समझिए, क्योंकि आपसे लोग कह देंगे भाई तुम आते क्यों है ठेकेदारी, उसके क्या कारण है। देखिए क्या है, कोई भी ठेका जारी होता है उसका एक नियम बनता है कि भाई आपके पास ये रूल होना, ये आपकी संपत्ति होनी चाहिए, आपको ये इतने दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास इतना, आपका जो आपकी कंपनी है उसका जो कैपिटल है वो इतना होना चाहिए। सवाल ये है कि जब हम पहली पीढ़ी है तो हमसे आप ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो।
हम एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे? आपने वो ठेकेदारी करना ही नहीं किया। तो अभी भी जो रूल बन रहा है उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, उसमें जो है आपको आपकी संपत्ति के हिसाब किताब लिए जाएंगे, तो आप कहां से दे पाओ? यही वजह है। और ज्यादातर हम लोग क्या है, विदाउट एक्सपीरियंस प्रायर एक्सपीरियंस मांगोगे, फाइनेंशियल टर्नओवर मांगा जाता है, अर्नेस्ट मनी बात की जाती है, और परफॉर्मेंस गारंटी। ये सब कुछ जब आप सोचो कि एससी एसटी कुल मिला के 99 करोड़ का ठेका ले रहा है, तो उससे कहां से वो 800 करोड़ की ठेकेदारी में इंटर कर पाएगा? तो अल्टीमेटली क्या होगा? और ये क्यों हो रहा है? हम सब किसान थे, हम लोग मजदूर थे, अब आज भी किसान मजदूर है, हमारे पूर्वज जो है सारे मजदूर रहे, किसान रहे। तो आप उससे अगर, मैंने वही सारा दिया है, और हमारा कहीं पर भी कभी बैंक में एक्सेस तो दिया नहीं। और आश्चर्य है, देखिए हम लोगों ने कभी इसमें बात ही नहीं की। हर बार क्या होता, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेता। एक मोबाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, और उसने अपना एक लॉन्च किया था, मोबाइल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। आपको पता है जब उस कंपनी ने लॉन्च किया अपना वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, कॉल के लिए, नाम नहीं लेते हैं। उस समय में उसने 82,000 करोड़ रुपया बैंक से लोन उठाए। ठीक है जी, कहा गया लोगों को कि ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, मोबाइल भी ले जाओ, सर्विस भी मुफ्त में देंगे, सालों यूज करो, हम कभी वापस आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, ले जाओ, सब कुछ मुफ्त। किसके पैसे थे वो? 82,000 करोड़ रुपया कहां से उठाया गया था? बैंक लोन से। तो हमें भी दो ना, हमें क्यों नहीं देते? हमें भी दो 85, हमारे पास भी बुद्धि है उतनी, दो ना 1 लाख करोड़ का हमें भी दो, हम भी कंपनी चला के दिखाएंगे। लेकिन आप जाओगे, कार भी खरीद लोगे, कार के लिए लोन मांगने जाओगे, तो आपसे कहेगा मोर्गेज दीजिए, फलाना दीजिए, गारंटी दीजिए। तो हमारे परिवार के लोगों तो बैंक तक उनके एक्सेस ही नहीं है, बैंक लोन देता नहीं है। और ये सब जो बैठे हुए मनुवादी लोग हैं, खास करके मीडिया में बैठे, अभी किसी साथी ने मीडिया की बात की, वो मीडिया बेसिकली करता क्या है? और मीडिया में आरक्षण तो 100% होना चाहिए, क्योंकि सारा विमर्श, सारी बेईमानी जो सरकारें करती है और ये मनवादी लोग करते हैं, उसको ढकने का काम करती है मीडिया, उसको सपोर्ट करती है, उसको आगे बढ़ाती है। ये सारा डिटेल्स मैंने दिया है कि क्यों नहीं मिल रहा। पूरा का पूरा सिस्टम एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ बैठा हुआ है। डायरेक्टर है, एचओडीज है, सेक्रेटरीज है, मिनिस्ट्री में जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, वो सब के सब कौन है? जो डिसीजंस कर रहे हैं, बिग शॉट जिसको आप कहते हैं, ये सब के सब कौन है? अपर कास्ट है। हमारे लोगों का वहां पर कोई भागीदारी नहीं है। आपको बताऊं, ब्यूरोक्रेसी में भी सेक्रेटरी लेवल, एक कह रहा है नेता कि ओबीसी के 3 लोग हैं, तो जब आप सेक्रेटरी लेवल तक आपको पहुंचने नहीं दिया जाएगा, तो आप रूल कहां से बनाओ? ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो पहले से काम कर रहे हैं, कंपनी प्रोप्राइटर्स और कॉन्ट्रैक्टर, सब के सब अपर कास्ट लोग बैठे। तो इसलिए अब हमारी क्या कमियां है? देखिए, जितने हम लोग हैं, ज्यादातर हमारी कमियां क्या है? हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, फाइनेंस नहीं है। हमें क्या मिलता है? पेट्री कॉन्ट्रैक्ट, हम उसी से खुश हो जाते। और पेट्री कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलता है, वो दरअसल नौकर की भूमिका में, कोई बड़ी भूमिका नहीं मिल रही, वो एक्सप्लॉइट होते हैं। और उसी पेट्री कॉन्ट्रैक्ट में काम करके या सब कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लोग काम करते हैं, मजदूर और कर्मचारी की तरह रहते हैं। और उनको भी वहां पर भी ये जानना जरूरी है, जो निजीकरण की बात कर रही थी हमारे एक साथी, आप इसमें काम करते हो बिना किसी रूल रेगुलेशंस के अपॉइंटमेंट होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइवेट सेक्टर्स के जितने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, बिना आपका रिसोर्स दिया, आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई रिकमेंडेशन करने वाला है, आप डायरेक्टली नौकरी मांग कर देखो, रिकमेंडेशंस होते हैं। तो जो एचओडीज बनकर और डायरेक्टर्स बनकर बैठे, वो आपके समाज के नहीं लोग हैं, आपका रिकमेंडेशंस कैसे हो ही नहीं सकता। तो हम क्या रह जाते हैं? अल्टीमेटली नौकर बनकर रह जाते हैं। अब एक चीज है, हम आरक्षण मांग रहे हैं, कई साथी कह सकते हैं कि भाई आरक्षण की प्राइवेट में कहां से व्यवस्था हो? हमने वो लिखा है, कोई ऐसी पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। अगर सरकार चाहे तो पॉलिसी का कोई बाधा नहीं है। पॉलिसी के नाम पर आप ऑलरेडी बना चुके हो, और जहां जहां इनको जरूरत पड़ती है, देखिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी, 1 दिन में 3 दिन में सब कुछ हो गया। अभी कोई साथी लीगल बता रहे थे, ऑलवेज एससी एसटी ओबीसी समाज कहीं जाके हारता है, उसका नाम है जुडिशियरी। हम आप वही हारते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ था 1991 में, 1993 तक स्टे करके रखा, जबकि वो भारत सरकार के बनाए हुए संविधान के तहत था। ईडब्ल्यूएस में आपने संविधान को तोड़ा, तब भी किसी कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया इस देश में। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए लोग लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन मांग रहे हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वहां पर स्टे लगा रखा है। तो वो तो अब छोड़ ही दो, लेकिन तब भी जो विद इन भारत सरकार जो लीगल एस्पेक्ट है, मैं वो बताना चाहता हूं। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2006 ऑलरेडी बना हुआ है ना, भारत सरकार ने बना रखा है 2006 में, हम नई बात नहीं कहते। और उस 2006 में आपने रिजर्वेशन की व्यवस्था करी है,
तब मैंने खाली SC/ST का बताया था, उसमें 3% वुमेन कोटा में, 4% कोटा किसके लिए है, SC/ST के लिए, और 3% कोटा वुमेन के लिए। उससे भी बड़ी बात है कि जब आप ये कह रहे हो कि MSMEs के लिए 20% आपको रखना पड़ेगा, वो भी तो रिजर्वेशन है ना जी। अगर ओपन मार्केट और मैरिट सो कॉल्ड है तो रखो ना ओपन, तो वहां क्यों रिजर्वेशन दे? वो MSMEs को रिजर्वेशन ही तो मिल रहा है ना। ये जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, आप उसको 20% रिजर्वेशन तो दे रहे हो ना, तो जब वहां पर दे सकते हो। और आपको बताओ, अभी मेक इन इंडिया पॉलिसी लेकर आई भारत सरकार, वहां पर भी जो है डोमेस्टिक कंपनीज को आप रिजर्वेशन दे रहे हो कि आपको उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जो इंफ्रा लेवल पर बड़े काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के और टेक्निकल बड़े काम होते हैं, जहां पर आप क्या करते हो, MOU साइन करते हो, इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ आप साइन करते हो, वहां पर भारत सरकार ने रूल बना रखा है कि अगर आप भारत में काम करना चाहते हो तो आपको एक ज्वाइंट वेंचर किसके साथ बनाना पड़ेगा, इंडियन कंपनी के साथ बनाना पड़ेगा। तो जब ये रिजर्वेशन हो सकता है, फिर SC/ST OBC का रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता? मनसा का कमी है, चाहते नहीं है वो, चाहते नहीं कि हम आप वहां पर पहुंचे, वो हमें उस जगह तक पहुंचने नहीं देना चाहते। चलिए, एक और दूसरा सवाल क्या है, 4% उनको तो दे दिया, आबादी कितनी है उनकी? SC/ST को आप 4% दे रहे हो, आबादी 22% है, 25% है, 22% तो रिजर्वेशन ही दे रखा है, तो एटलीस्ट 22% ही देते हैं ना। फिर 4% का ये लॉलीपॉप क्यों? पूरा दो ना भाई, जब आप रिजर्वेशन का प्रावधान कर रहे हो तो गिव देम, और 20% एटलीस्ट 25% दो। OBC का तो दे ही नहीं रहे, 52% आबादी है, कोई मतलब नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि जब 4% दिया ही तो ओनली MSMEs में क्यों दिया? और जगह दो ना, शुरुआत तो करो। वो नहीं करेंगे, केवल एक जैसे होता है ना पॉलिटिकल गिमिकिंग किया गया, और वो भी उसका डिटेल्स मैंने दिया कि उससे हमें लाभ कितना मिला। नेक्स्ट, हम क्या मांग रहे हैं वो सारा डिटेल्स मैंने दे दिया। खेल जो हो रहा है वो हमारी डिमांड क्या है, पहला तो वो मैंने बता दिया कि 50%, 27%, मतलब 27% एटलीस्ट हमारी आबादी चली OBC की, 50% SC/ST की 22% है। हम वो डिमांड कर रहे हैं कि वो दो। और वो रिजर्वेशन की शुरुआत ठीक है, हमें पता है कि हम 800 करोड़, 1000 करोड़, 8000 करोड़, 10,000, 50,000 करोड़ की ठेकेदारी में भी हमारे लोग दे भी दिया जाएगा तो शायद ना मिले। तो एटलीस्ट आप 100 करोड़ से लेकर 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक तो वहां तो दो। चलो वहां शुरू करो, वहां से शुरू करिए। अब हम लोग उसमें और दो चीजें हैं, ये जो सेकंड लाइन है, अलाउ जॉइंट वेंचर विद SC/ST OBC फंड फॉर बिगर टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट्स गिव शेयर, इसके दो स्वरूप हैं, जो दो वजह से मैंने इसको लिखा। एक तो यह है कि SC/ST OBC की जो कंपनी है, मान लीजिए कि अनिल जी की कंपनी है, इनका टर्नओवर 100 करोड़ का है, मेरा 100 करोड़ का है, हमारे एक और साथी का 100 करोड़ का है, और आपको मिनिमम 500 करोड़ चाहिए, तो हमें अलाउ कर दो कि हम 5 कंपनी मिलकर उसमें डाल। SC/ST विद इन SC/ST OBC अलाउ करो, विद इन SC/ST अलाउ करो ये। और दूसरा, आप जैसे वहां पर आप शर्तें लगा रहे हो कि इंटर मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया में आके काम करना है, तो आप क्या करो, इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करो, तो आप वहां भी शर्तें लगाओ ना। जनरल कंपनी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों की कंपनियां हैं वो काम करना चाहती हैं, उनको SC/ST OBC के साथ जॉइंट वेंचर कराओ। उनको कहो कि अगर आपको ये ठेका लेना है, आप SC/ST OBC कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके आओ, फिर हम आपको इसको छूट देंगे और आप मिले, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो बैंक गारंटी है ना, और एक्सपीरियंस मांगने का, उसको भी आप क्या करो, थोड़े ज्यादा पैसे ले लो। हम, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम पहली पीढ़ी, हमारे पास एक्सपीरियंस क्या से है, तो आप थोड़ा ज्यादा पैसे हमसे ले लो, हमारा ज्यादा बैंक गारंटी रखवा लो, अल्टीमेटली हम वहां इंटर तो करें। और SC/ST OBC को सरकार प्रयास करे कि उनको बैंक से लोन मिले, जब वो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाए, जैसे और लोगों को देते हैं, आप स्पेशल प्रोविजन करिए। जैसे अभी छोटी छोटी चीजें हो रही है ना, सरकारें कहती है इतना SC/ST OBC को साल में आपको SC/ST को खास करके देना ही पड़ेगा बैंक को, यहाँ भी करिए ना। प्रोक्योरमेंट में अगर कोई मांगने आता है SC/ST का, तो उसको आपको SC/ST OBC का, तो आपको उसको देंगे। क्या लाभ होगा आपको मैं बता रहा हूं, अगर हम ये करवा पाए और हम इसको फोकस करके लड़ें, पूरी दिशा बदल जाएगी, पूरी लड़ाई बदल जाएगी। क्योंकि जो मैं कह रहा था, जो मैंने अपने अर्ली रिमार्क्स में कहा था कि हम भीख मांग क्यों रहे, हम देने वाली क्यों नहीं कर रहे, जिस दिन हमने ये ले लिया, हम उसको ही बन के दिखाएंगे, हो जाएगा। जो पूरा एक साइकिल बनेगा, आप इस चीज को समझिए। 34 लाख करोड़ रुपया अगर SC/ST OBC के परिवार में जाएगा, तो परिवार वो सारे कहां तक पहुंचेंगे, और होगा क्या, कंपनी का मालिक आप बनोगे, तो आप स्टाफ किसको रखोगे, आपके समाज के लोग होंगे ना, SC/ST OBC समाज के लोग होंगे, तो उनको भागीदारी मिलेगी, उनको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, और फिर उनके परिवारों में पैसा जाएगा, और वो एक चेन साइकिल शुरू होगा, जहां पर उसके बाद हो सकता है कि 10 साल 20 साल के बाद हमें रिजर्वेशन की जरूरत ही ना, हम मांगे ही नहीं रिजर्वेशन, हम बराबर पे आएंगे, ठीक है।
उसमें क्या होगा, हाई पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में, चूंकि आपके लोग होंगे ठेकेदार, आपके कंपनी में, अपने आप आपको प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। जो जॉब सीकर के बजाय हम जॉब गिवर होंगे, ऑब्वियसली जब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो हम नौकरी मांगने को जाए लेने लगेंगे। और इससे एक लाभ और होगा, आप जानते हो भारत का चुनाव बिना धन के कुछ नहीं होगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आप सबने सुना हो, आप सब मीडिया वाले हो, आज जो है उन्होंने एक चीज खारिज कर दिया, जो चालाकियां कर बॉन्ड वाला है ना, वो भी एक गहरी चालाकी है, क्योंकि जब आप बताओगे ही नहीं किसने दिया तो किसको दे रहा है ये तो नहीं पता चलेगा ना, फिर तो दो बड़ी पार्टियों को मिलेगी, बाकी छोटी को मिलते नहीं। तो ये जो हमारे समाज के एमपी एमएलए हैं, हम लोग अभी बहुत नाराज रहते हैं, हमारे कई साथी अभी प्रवीण भाई भी कह रहे थे, उनकी मुश्किलें भी हैं। चुनाव जब लड़ने उतरते हैं तो उसको पीछे से फाइनेंस करने वाला वही लोग है, क्योंकि उनके पास पैसा, आपके पास हमारे पास है क्या? हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाके कहते हैं भाई ये ले लीजिए 25 करोड़ हम देते हैं, आप अपनी तरफ से चुनाव लड़िए, नहीं कह पाते, हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जब हमारी ठेकेदारी शुरू होगी तो हम उनको कह पाएंगे कि भैया आपको किसी और से पैसे लेने की जरूरत नहीं, हम लोग देंगे चंदा करके आपको, लेकिन शर्त ये रही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनोगे पार्लियामेंट में जाके हमारी बात करना, जब एमएलए बनोगे वहां जाकर हमारी बात करना, और वो भी डरेगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा ठीक है तुम नहीं दोगे, हमारे लोग हैं ना बैठे, वो हमें देंगे, तो हमारा वहां पर भी हमको लाभ मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगी, क्योंकि आप जानते हो पार्टी के टिकट में भी ये सारी चीजें चलती है, तो आपको वहां भी अपने आप शुरू हो जाएगा चीजें। और जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी, ये आपको मिलेगा, और जो जिस देश का सपना हम देख रहे हैं कि एक अच्छा देश हम बना पाए, वो हमें मिल पाएगा। नेक्स्ट, ये पॉलिटिकल प्रेशर के लिए है कि इसके लिए हमको करना क्या चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों पे प्रेशर बनाए कि मैनिफेस्टो में शामिल करें, एजेंडा बनाए इलेक्शन का, हम लोग जैसे अभी प्रदर्शन करते हैं उससे एजेंडा का हिस्सा बने, अभी तक लोग इसको ले नहीं रहे, तो जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के जब आप प्रदर्शन करोगे, पॉलिटिकल पार्टी की नजर आएगी। अभी किसान आंदोलन शुरू हुआ, एक पार्टी ने तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया कि हम तो आए, बस एमएसपी दिया, तो उस तरह के आंदोलन होने चाहिए, और उनको भी ये समझाना पड़ेगा अगर आपने ये किया तो जो हम इस देश ने देखा है, रिजर्वेशन लागू करके बहुत सारी पार्टियां इस देश के अलग अलग राज्यों में राज कर रही। मंडल कमीशन लागू होने के बाद 2-3 आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और राज्यों में जो है उसी का प्रतिफलन है मंडल कमीशन लागू होने का, कि वो हम अपने समाज के मुख्यमंत्री देख पा रहे। बाकी सारी चीजें अल्टीमेट बात यह है, फिर वही इन सब चीजों के लिए भी कास्ट सेंसस अगर हो तो ये भी रिवील होकर आएगा, जो मैं नहीं बता पाया कि ओबीसी को कितनी भागीदारी मिल रही है, वो भी आपको मिलेगा अगर हमने उसके लिए कास्ट सेंसस करा। ये है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग इसको अच्छे से, कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह करने का है तो आप पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक, बताइए।